Welcome to JSG Economics class. Today we will talk about how to calculate the national income by income method. नेशनल इनकम के 3 मेथड है कैलकुलेशन के, प्रोडक्ट मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जब हम प्रोडक्ट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हैं तब जो उसमें निकलता है जीडीपी एमपी निकलता है, बट जब हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा निकलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स हम करते हैं तो फैक्टर पेमेंट्स है, इसलिए यहाँ फैक्टर कॉस्ट निकलती है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन हटने के बाद ही पेमेंट्स होती है फैक्टर प्रोडक्शन को, इसलिए ग्रॉस ना निकल के नेट प्रोडक्ट निकलता है। डोमेस्टिक है यानी कि NDP का फुल फॉर्म हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से होता है। तो एक मेथड था प्रोडक्ट मेथड कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ था उनकी वैल्यू को ऐड करके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हर स्टेप्स पे ऐड करके हम वहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, आपको पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों के रेम्यूनरेशन यानी इन चारों के पारिश्रमिक को जोड़कर ही हम जो है NDPFC को कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है लैंड को क्या मिलता है, रेंट। इसी तरह से रॉयल्टी भी लिया जाता है, जैसे बुक्स वगैरह जब किसी के नाम का यूज़ करके आप बुक्स को पब्लिश करते हैं तो उसके लिए उसको आप रॉयल्टी देते हैं, तो रेंट और रॉयल्टी। लेबर को क्या मिलता है, वेज या सैलरीज। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल आता है, NDPFC। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो यहाँ पर लेबर को वेजेस मिल रहा है इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, RIP। रिप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अलावा एक और इनकम होती है जिसको कि इसमें ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। यानी कि अगर इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कोई छोटी सी पान की गुंटी लगाता है, तो पान की गुंटी वाला अपनी ही लैंड पर एक गुंटी लगाता है, एज ए लेबर वो खुद काम करता है, अपनी खुद की ही कैपिटल लगाता है और खुद ही एज ए एंटरप्रेन्योर वो काम करता है। यानी कि वो ना तो लैंड को रेंट दे रहा है, ना लेबर को वेज दे रहा है, ना कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहा है, ये अपने ही ज़मीन पर काम कर रहा है, अपना ही एज ए लेबर काम कर रहा है, तो सारी उसकी खुद की इनकम है। ऐसे लोगों की इनकम को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम, क्योंकि इसका रेम्यूनरेशन बाहर कहीं नहीं जा रहा है, तो इसलिए उसकी जो भी इनकम होगी उसको मिक्स्ड इनकम में कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम लोग क्या क्या लेते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में या किसी भी एज ए लेबर कहीं पे भी काम करते हैं तो आपको वेजेस या सैलरीज कैश में मिल सकती है। सपोज़ आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ 10,000 रुपीज़ आपको कैश में हर महीने सैलरी मिलती है, तो सैलरीज इन कैश आप ले लेते हैं। पेमेंट्स इन काइंड, कई बार क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी के अलावा और भी कई चीज़ें, जैसे आप इसमें ले सकते हैं लंच अलाउंस। लंच अलाउंस क्या होता है, जैसे सपोज़ आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और कंपनी का मालिक आपसे कह दे कि आपको अपना लंच लाने की ज़रूरत नहीं है, ये लंच आपको कंपनी देगी। या फिर कंपनी अपनी कार से आकर आपको बुलाती है, आपके घर छुड़वाती है, तो आपका खुद का कोई भी कन्वेंस चार्ज नहीं लग रहा है। तो इस तरह की जो भी सुविधाएं हैं, या फिर आपको लोन लेना है तो इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपका मालिक आपको प्रोवाइड कराता है तो वो भी इसमें आ जाएगा पेमेंट्स इन काइंड में। तो वेजेस इन सैलरीज इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, इसमें प्रोविडेंट फंड को समझना चाहिए। एक होता है कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो कंपनी कुछ कंपनी आपको प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधा देती है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है PF जिसको बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड मतलब होता है कि अगर आप सपोज़ आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो कंपनी आपसे कहती है कि आप 1 लाख रुपए में से 10,000 कंपनी के पास जमा कर दीजिए। तो आप कंपनी के पास क्यों जमा रखेंगे, और जब आप काम छोड़ेंगे तब आपको जितना भी आप जमा करेंगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो आप तो ये काम खुद भी कर सकते हैं, आप अपने 10,000 बैंक में भी जमा कर सकते हैं, तो कंपनी में क्यों जमा करेंगे।
तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जितना आप कंपनी के पास जमा करेंगे उतना ही ठीक कंपनी भी उसमें जमा करेगी। सपोज़ अगर 10,000 आप 1 लाख आपकी सैलरी है, आपने उसमें से केवल निकाला 90,000 रुपये और 10,000 आपने क्या किया उस कंपनी में अपना जमा कर दिया। अगर आप कंपनी में 10,000 रख रहे हैं तो कंपनी भी उसमें 10,000 अपनी तरफ से मिलाती है, यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो 10,000 एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी उसके क्या है, तो उसकी सैलरी 1 लाख ना होकर लास्टली कितनी हो गई, 1,10,000। तो ऐसे ही हर बार आप उसमें 10,000 जमा करते जाएंगे तो लास्ट में जितना इकट्ठा होगा आपके काम छोड़ने पर आपको वो पूरा पैसा मिल जाता है विद इंटरेस्ट। तो एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी उसका क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आता है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, यानी कि जब आप इसमें देखिए एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम ओल्ड एज पेंशन उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन को इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि उस पेंशन के बदले में आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। सपोज़ 2024 में आप रिटायर हो रहे हैं और आपको ओल्ड एज पेंशन 2050 में मिल रही है, तो 2050 में आप कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, तो पेंशन, लेकिन जो पेंशन ऑन द रिटायरमेंट, जैसे 24 में अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो उस समय जो भी आपने एग्रीमेंट किया होगा उस कंपनी के साथ कि आपके रिटायरमेंट पे आपको ये पेंशन मिलेगी, तो उस पेंशन को जो रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन मिलती है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। यानी जब हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तो वेजेस, सैलरीज इन कैश, इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इन चारों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपके पास जब न्यूमेरिकल करने को आएगा तो अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है और उसके अलावा इनमें से कोई भी चीज़ दी है तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया है और उसके अलावा ये सब चीज़ें दी हैं तो इन चारों सेक्शन को आप ऐड करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को निकाल लेंगे। सेकंड क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए हमने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों को मिलाकर किसी भी गुड का प्रोडक्शन होता है। तो आपने इसमें लेबर निकाल दिया तो क्या बचा, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, तो रेंट या रॉयल्टी होगा आपके बुक में, तो रॉयल्टी को भी आप ऐड कर लेंगे, और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़कर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, जिसको कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में आपको जोड़ना है। यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस की जो वैल्यू दी है उसको आप ऐड कर लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आपको 3 चीज़ें ढूंढनी है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है मिक्स्ड इनकम, यानी जिसकी इनकम ना तो यहाँ आ रही है, ना तो यहाँ आ रही है, ना यहाँ आ रही है और ना यहाँ आ रही है, ना वेजेस के रूप में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ना रेंट, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट, तो उन सब की इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में मान लेते हैं और इन तीनों चीज़ों को जोड़कर हम NDPFC को निकाल लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है तो प्रॉफिट में 3 चीज़ें आएंगी, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, सेकेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरी चीज़ आएगी डिविडेंड्स। अब ये क्या होता है, देखिए किसी भी कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो पूरा की पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती अपने एम्प्लॉयज़ में पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, यानी कि उसमें से उसको कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। दूसरा, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा वो बचा कर रखती है जिसको कि नेक्स्ट ईयर वो इन्वेस्ट कर सके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में कुछ हिस्सा वो बचा कर रखती है। और डिविडेंड्स, यानी कि उस कंपनी के शेयर्स जिन लोगों ने ख़रीदा है उनको डिविडेंड्स देती है। तो अपने प्रॉफिट में से वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है अपने लेबर्स के बीच में, वो उसमें से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स निकालती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालती है, डिविडेंड्स निकालती है। तो प्रॉफिट में 3 चीज़ें ऑलरेडी शामिल होती है। तो प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया रहेगा और डिविडेंड्स दिया रहेगा। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। यानी कि NDPFC निकालने के लिए आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम करना होगा, और ऐसा करने पर आप NDPFC निकालते हैं। NDPFC में
अगर आपको NNPFC पे पहुंचना है, यानी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो सिर्फ इस D को N में चेंज करना है, बाकी सब सेम है। तो D को N में चेंज कर डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को अगर हम जोड़ देते हैं NDPFC में, तो हमारा बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको क्या क्या प्रिकॉशन बरतने होते हैं जब हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पहला है ट्रांसफ़र अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस। अगर आपका हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर हम पेंशन और रिटायरमेंट को तो ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, लेकिन ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होता है बेरोज़गारी भत्ता। जैसे गवर्नमेंट कई बार क्या होती है, लोगों को बेरोज़गारी भत्ता देती है, तो बेरोज़गारी भत्ता के रूप में वो जो पैसे देती है उसके बदले में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता है, इस वजह से उसको कभी भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। इसी तरह से स्कॉलरशिप, अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, इन सबको भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब क्या होती है, ट्रांसफ़र अर्निंग होती है, ना कि फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। केवल और केवल फैक्टर पेमेंट्स को ही हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे थेफ्ट है, गैम्बलिंग है, चोरी है, जुआ, इन सब से जो भी पैसा आपके पास आता है, उन सबको कभी भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। फिर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल और परचेज, अगर सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि ऑलरेडी वो पहली बार नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो चुकी है, तो सेकेंड हैंड गुड्स का भी जो भी सेल एंड परचेज हो रहा है उसको भी हम कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, जो भी दलाली होती है सेल और परचेज शेयर्स और बॉन्ड्स की, उसकी दलाली, ब्रोकरेज को हम हमेशा शामिल करते हैं, क्योंकि उसके बदले में ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो वो सर्विसेज के लिए हम पैसा कैलकुलेट करते हैं जब भी हम नेशनल इनकम को जोड़ते हैं। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी वगैरह लग जाए, उन सब के पैसे को भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, जो भी अपना खुद का घर है, अगर उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड रेंट निकाला जाए तो इम्प्यूटेड रेंट होगा, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो आप किसी को वो घर दे सकते हैं, तो इम्प्यूटेड रेंट वगैरह हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकॉनमी, इट शुड बी टेकन। अगर कोई भी प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है तो उसकी भी वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होगी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसा कि मैंने बताया है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड्स, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है सेपरेटली तो कभी भी हम तीनों को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया है तो इन तीनों को ऐड करके ही हम प्रॉफिट निकालेंगे। और फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो इन सब चीज़ों को जोड़कर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड्स प्लस मिक्स्ड इनकम को जोड़कर NDPFC को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि इनकम मेथड के थ्रू जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमको ये 3 चीज़ें ढूंढनी होगी। एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी वेजेस, सैलरीज, चाहे वो कैश में हो, काइंड में हो, या एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन हो, प्रोविडेंट फंड टाइप की कोई चीज़ हो, या पेंशन और रिटायरमेंट, इन सबको जोड़ देंगे। उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दिया जाएगा, और उसमें मिक्स्ड इनकम, इसको जोड़कर हम NDPFC कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच।